हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 22 यूनिट 7। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम करेंगे राज्य समाज कल्याण बोर्ड, स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। जिस प्रकार केंद्र में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, क्योंकि उस समय यह महसूस किया गया कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य तथा कार्यक्रमों को सुचारू गति प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर भी समाज कल्याण बोर्ड होना आवश्यक है। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 अप्रैल 1954 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की बात कही। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने भी राज्य स्तर के इन मंडलों के गठन का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के प्रगति प्रतिवेदन में कहा गया था कि राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल सलाहकार या परामर्शदाता निकायों के रूप में कार्य करेंगे। यही कारण है कि इन मंडलों का संगठन एवं कार्य सभी राज्यों में एक समान ही है। वर्तमान समय में भारत के प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में ये मंडल स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य समाज कल्याण बोर्ड एक तरह से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रतिनिधि संस्था अथवा परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं, अतः इन्हें राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल भी कहा जाता है। बोर्ड का संगठन। राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से गठित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में वहां की सरकार तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। बोर्ड का अध्यक्ष परमानुसार गैर सरकारी व्यक्ति होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष तथा राज्य सरकार के संयुक्त परामर्श के बाद की जाती है। सामान्यतः बोर्ड में राज्य के प्रत्येक जिले का एक प्रतिनिधि लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधियों का चयन विश्वविद्यालय विभागों से, सामाजिक कार्य के स्कूलों से, समाज कल्याण के कार्यों से संबंधित विभागों से किया जाता है। बोर्ड में राज्य विधानसभा का भी एक प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त आधे सदस्य केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तथा अन्य आधे सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष का है तथा वह लगातार 2 बार से अधिक इस पद पर कार्य नहीं कर सकता। बोर्ड के प्रमुख पदाधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त दोनों पदाधिकारियों बोर्ड के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। राज्य समाज कल्याण मंडल की आवश्यकताएं। राज्य समाज कल्याण सलाहकार अथवा परामर्शदाता मंडलों की स्थापना की आवश्यकता निम्न कारणों से हुई है। फर्स्ट है, राज्य स्तर पर केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के सहायक संगठनात्मक ढांचे की स्थापना से कार्यों का विकेंद्रीकरण हो सके। सेकंड पॉइंट है, राज्य स्तर पर अनुदान मांगने वाले अभिकरणों के कार्यों का मूल्यांकन हो सके। थर्ड पॉइंट है, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों या अभिकरणों को नियंत्रित या समन्वित किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है, राज्य स्तर पर पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों व कच्ची बस्तियों में महिला, बच्चों एवं विकलांगों के कल्याण हेतु समुचित सेवाएं दी जा सके। फिफ्थ पॉइंट है, क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श किया जा सके। सिक्स पॉइंट है, राज्य मंडलों, राज्य सरकारों, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल तथा स्वैच्छिक संगठनों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके। बोर्ड का कार्य संचालन। राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल की एक स्थायी समिति, कौन सी समिति? स्थायी समिति, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा बोर्ड का एक सदस्य और रहता है। यह स्थायी समिति
बोर्ड के सारे मामलों की देखभाल करती है तथा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सीमाओं में कोष का प्रबंधन करती है। बोर्ड इसके अतिरिक्त भी विशेष समस्याओं तथा विशेष उद्देश्यों के लिए अन्य स्थायी समितियां, तथा समितियां, उप समितियां अथवा विशेषज्ञों का पैनल बना सकता है। बोर्ड द्वारा केंद्रीय बोर्ड से स्वीकृत पदों पर उसी के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं। बोर्ड अपने कार्य का दायित्व एक प्रस्ताव द्वारा अपने अध्यक्ष अथवा सचिव को हस्तांतरित कर सकता है, किंतु यह हस्तांतरण बोर्ड वर्ष में कम से कम 4 बैठकें करता है। यह असाधारण बैठक के लिए 10 दिन पूर्व तथा साधारण बैठक के लिए 5 दिन पूर्व सूचना देता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हुए राज्य समाज कल्याण बोर्ड अपने मुख्यालय की नीतियां तथा कार्यक्रमों के अनुरूप स्वयं की कार्यप्रणाली निश्चित करता है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल को प्रशासनिक खर्चों यानी कि स्थापना व्यय के लिए धनराशि राज्य सरकार तथा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल से आधी आधी प्राप्त होती है, किंतु केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यक्रमों में संचालन हेतु समस्त धनराशि मंडल के सचिवालय द्वारा प्रदान की जाती है, जो एक सचिव के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। बोर्ड के कार्य। राज्य समाज कल्याण बोर्ड या मंडल द्वारा राज्य में बहुमुखी कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये राज्य में कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संबंध में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को परामर्श प्रदान करते हैं। ये विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कल्याण कार्य करने वाले ऐच्छिक संगठनों से जो सहायता अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रार्थना पत्र आमंत्रित करते हैं तथा इस संबंध में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हैं। राज्य में कल्याणकारी एवं विकास कार्य को संचालित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने का दायित्व भी मुख्यतः समाज कल्याण सलाहकार मंडलों का ही होता है। संक्षेप में राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है, बोर्ड राज्य तथा केंद्र दोनों के बीच सूचना के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करता है। सेकंड है, राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐच्छिक कल्याणकारी संस्थाओं से सहायता अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करता है। थर्ड पॉइंट है, यह है विभिन्न ऐच्छिक संस्थाओं एवं कल्याणकारी परियोजनाओं के कार्य रूप का पर्यवेक्षण करता है तथा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को प्रतिवेदन देता है। फोर्थ पॉइंट है, राज्य में नए कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को जहां कहीं आवश्यकता हो उनके बारे में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल को परामर्श एवं सहायता देता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है। सिक्स पॉइंट है, यह ऐच्छिक समाज कल्याण अभिकरणों के विकास को प्रोत्साहित करता है तथा उन क्षेत्रों में कल्याणकारी सेवाएं प्रारंभ करता है जो अभी तक अछूते हैं। 7 पॉइंट है, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड सहायता प्राप्त अभिकरणों के लिए क्षेत्रीय परामर्शदाता सेवा की व्यवस्था करने में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता देता है। 8 पॉइंट है, राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय कल्याण परियोजनाओं के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। 9 पॉइंट है, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड राज्य तथा स्थायी निकायों पर ऐच्छिक कल्याण अभिकरण के बीच प्रभावशाली समन्वय को प्रोत्साहित करता है। बोर्ड की कमियां आलोचना। बोर्ड की कमियां आलोचना निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, यथार्थ में यह बोर्ड अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आया है कि मंडल द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम कहीं कहीं तो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कागजों पर चलाए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, मंडल के पास अतिरिक्त बढ़ते कार्यों के निपटारे के लिए कर्मचारियों की कमी है। फोर्थ पॉइंट है, इससे कल्याणकारी कार्यक्रमों के सही मूल्यांकन में मुश्किल आती है। फिफ्थ पॉइंट है,
विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिवेदनों का अनुवर्ती विश्लेषण नहीं हो पाता है। 6 पॉइंट है, मंडल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। 7 पॉइंट है, मंडल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद महिलाओं और बच्चों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। 8 पॉइंट है, मंडल के पास पर्याप्त कार्मिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन तथा आधुनिकीकरण की समस्याएं दिखाई देती है। 9 पॉइंट है, मंडल के पास कुशल निगरानी तंत्र की कमियां व्याप्त है। मंडल द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय का अभाव भी देखने को मिलता है। गैर सरकारी और ऐच्छिक स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका। भारत जैसे विकासशील देश में समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। समाज कल्याण के क्षेत्र में ऐच्छिक अभिकरणों या संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये ऐच्छिक या स्वयंसेवी संगठन जरूरतमंद, निराश्रित, अपाहिज, असहाय, वृद्ध, कमजोर तथा निर्धन वर्ग के लोगों के लिए अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ये संस्थाएं या अभिकरण सामाजिक समस्याओं के निराकरण में राज्य की सहायता करती है। हमारे देश में इन संस्थाओं द्वारा केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर सामाजिक सेवाएं प्रदान की जाती है। ऐच्छिक संगठन का अर्थ। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ऐच्छिक संगठन वह है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, वित्तीय साधन जुटाने हेतु मूलतः निजी स्रोतों पर निर्भर होता है और तथा जन स्वास्थ्य या जन कल्याण हेतु वैतनिक या अवैतनिक कार्मिक रहते हुए सामाजिक कार्यक्रम क्रियान्वयन, जनमत निर्माण, अनुसंधान क्रियाएं, विधान निर्माण, सहायता तथा सामाजिक विकास में शैक्षिक सहयोग प्रदान करता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार ऐच्छिक संगठन वह है जिसके कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक होते हैं तथा बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं की पहल से कार्य करते हैं तथा प्रशासित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि ऐच्छिक संगठन कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मानव सेवा का सामाजिक विकास उनका ध्येय होता है। ये संगठन अपने कार्यकरण तथा प्रशासन में कार्यकारी या अन्य बाहरी दबावों से मुक्त होते हैं। ये सामाजिक कल्याण संगठन या अभिकरण लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है। लोक कल्याण के निर्मित व्यापक दायित्वों की पूर्ति मात्र राज्य के प्रयासों से ही संभव नहीं, बल्कि ऐच्छिक संगठन इस कार्य में सार्थक भूमिका निर्वाहित कर सकते हैं। ऐच्छिक संगठन की विशेषताएं। ऐच्छिक संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्वैच्छिक संस्था बनाने से अक्सर स्वैच्छिक प्रयास और जन भागीदारी संस्थागत हो जाती है या उनको व्यवस्था मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है, स्वैच्छिक संस्थाएं विशेष तौर से समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए बनाई जाती है। इन संस्थाओं में काम करने वाले समाज की बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता और लगन से काम करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन संस्थाओं की सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक होती है। फोर्थ पॉइंट है, कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं एक विशेष क्षेत्र से काम कर सकती है, कुछ बड़े स्तर पर काम कर सकती है, उनके उद्देश्य विश्वव्यापी भी हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इन संस्थाओं को लाभ के लिए बनाया और चलाया नहीं जा सकता। ये संस्थाएं अपने ही बनाए कायदे कानूनों से चलती है, वह सरकार से नियंत्रित नहीं होती। इनमें से कुछ सरकार से अनुदान सहायता ले सकती है, लेकिन उन्हें उस सिलसिले में अनुदान सहायता नियमों की शर्तें पूरी करनी होगी। ज़्यादातर स्वैच्छिक संस्थाएं समिति पंजीकरण कानून 1860 या उसी के तहत राज्य सरकारों के कानून के तहत पंजीकृत या रजिस्टर्ड है। इस पंजीकरण के तहत ये संस्थाएं सरकार से अनुदान ले सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह संगठन प्रजातांत्रिक अवधारणा को वास्तविक में परिणत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
लास्ट पॉइंट है, इन ऐच्छिक संस्थाओं में संगठन की दृष्टि से एक साधारण सभा होती है तथा नियमित रूप से बनाई हुई एक प्रबंध समिति होती है जिसमें पुरुष, महिलाओं, व्यवसायों, सरकारी व्यक्तियों और सभी के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। स्वैच्छिक संगठनों का कार्यक्षेत्र। 10वीं योजना ने बताया है कि क्या क्या काम स्वैच्छिक संस्थाएं कर सकती है। हमने उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश की। फर्स्ट पॉइंट है, गांव के विकास के कार्यक्रमों की कामयाबी के लिए हर हाल में लोगों को उससे जोड़ना, उससे उन सेवाओं की स्वीकृति बढ़ेगी और बेहतर उपयोग भी हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है, यह सुनिश्चित हो कि गांवों के विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचे। थर्ड पॉइंट है, लोगों और प्रशासन के बीच पुल का काम करना ताकि बदलाव आ सके, विशेष तौर पर लोगों को प्रेरित और जागरूक कर उनकी सोच में बदलाव लाया जाए। फोर्थ पॉइंट है, गांव में सरकारी कार्यक्रमों के पूरक के तौर पर बहुत सारे विकल्प मुहैया कराना। फिफ्थ पॉइंट है, स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच पहरेदार की भूमिका निभाना ताकि सेवाओं में सुधार हो और जिम्मेदारी तय हो। सिक्स पॉइंट है, वितरण व्यवस्था या बाजार को सक्रिय करना और कामकाज को कारगर बनाना। सेवन पॉइंट है, सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना, यह दिखाना कि स्थानीय कोशिशों और पहल से वहां के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। 8 पॉइंट है, जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रेरित और प्रशिक्षित करना। 9 पॉइंट है, सामुदायिक संसाधनों को जुटाना ताकि वे विकास के लिए मौजूद कुल संसाधनों में कुछ जोड़ सके। 10वां पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया को शामिल करना ताकि लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 10वीं योजना में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी के लिए उन क्षेत्रों और कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया है जो बेहद महत्व है। वे हैं कौन से हैं? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमि सीमा को लागू करना और अतिरिक्त भूमि का वितरण, खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाना, बंधुआ मजदूरों की पहचान और उनका पुनर्वास कराना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास करना, साफ पीने का पानी दिलाना। स्वैच्छिक संगठनों का उद्भव। स्वैच्छिक संगठनों के वर्तमान पर बात करने से पहले आवश्यक है कि हम अपने देश में उनके इतिहास पर नज़र डाल लें। पहले हम आज़ादी से पहले का इतिहास देखेंगे और फिर आज़ादी के बाद की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आज़ादी से पहले 19वीं सदी से पहले परिवार, रिश्तेदार, जाति और गांव का समुदाय ही ऐसी संस्थाएं थीं जिनसे ज़रूरतमंदों और वंचितों की समस्या का समाधान करने की उम्मीद की जाती थी। बड़ी संख्या में दान और राहत काम सामान्य तौर पर संकट के दौर में ही होते थे। मसलन सूखा और बाढ़ के समय में ये कोशिशें ज़्यादातर निजी मानवीयता के नाम पर होती थी। उसके पीछे कहीं धार्मिक भावना तो दया का भाव रहता था। 19वीं सदी के बाद के हिस्से तो 20वीं सदी की शुरुआत में स्वैच्छिक प्रयास धीरे धीरे ज़्यादा संगठित होने लगे। उनके अनेक धार्मिक समूहों ने कल्याणकारी कामों के लिए अपनी समितियां या संगठन बना लिए। सामाजिक कामों को संगठित करने में मशीनरियां भी भूमिका रही, हालांकि अनेक बार उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन होता था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के स्वैच्छिक प्रयास बढ़ने लगे। ये काफ़ी हद तक अपने राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों की कोशिशों से ही हो सका। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने से एक नए युग की शुरुआत हुई। समाज को फिर से बनाना या सामाजिक पुनर्निर्माण और गांवों के हालात सुधारना उनके दर्शन का हिस्सा था। वह लोगों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी चाहते थे। विशेष तौर से गांवों का विकास उनके लिए
सबसे ऊपर था। सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय नेताओं की वजह से गांवों की जबरदस्ती सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर लोगों की नज़र गई। उसी ने बड़ी तादाद में स्वैच्छिक संस्थाओं को बनाने की प्रेरणा दी। हालांकि ये संस्थाएं अपने आकार में छोटी थी, लेकिन उनमें गजब का उत्साह था। उनके संस्थापक और सहयोगी जबरदस्त जुझारू थे। उस दौर में समाज सेवी कामों को लेकर सरकार का रवैया उपेक्षा का था, लेकिन उनकी कोशिशों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी काम हुआ। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, खैराती अस्पताल और कल्याणकारी संस्थाएं खुली। उनके पीछे यही स्वैच्छिक प्रयास थे। इन संस्थाओं में काम करने वाले कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा उत्साहित प्रेरित थे। वे स्थानीय क्षेत्रों और लोगों को ठीक से जानते थे। वे जमकर लोगों की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए काम करना चाहते थे। आज़ादी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव हेतु विकास योजनाओं का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन किया जाने लगा। इसी की वजह से एक व्यवस्थित और बड़ी सोच मुमकिन हो सकी। तभी गांव के लिए सामुदायिक विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम ने नई चुनौतियों का खोल दिया। अपने आप जानते ही हैं कि यह सोच स्वयं सहायता को सहयोग करने की थी। उसका लक्ष्य गांवों को स्वयं ही योजना बनाकर उसे लागू करने पर बल देना था। सरकार उसके लिए विस्तार सेवाओं के जरिए तकनीकी सहयोग देने को तैयार थी। साथ ही कार्यक्रम चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी। विस्तार, शिक्षा और समुदाय संगठन इस परियोजना की दो विशेष प्रणालियां थी। विस्तार सेवाओं में तकनीकी सलाह और जानकारी समुदाय के बाहर से ली जाती थी, लेकिन इस परियोजना में समुदाय की कोशिशों को ही बढ़ावा देना था। इस सोच का लक्ष्य ये ही था कि समुदाय की हिस्सेदारी और स्वयं सहायता गांवों के विकास का साधन बन सकती है। यह विकास तेजी से ही होगा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसलिए गांवों में इस कार्यक्रम के जरिए स्वैच्छिक कोशिशों को बढ़ावा दिया गया। जमीनी स्तर पर महिलाओं और युवकों के समूह बनाए गए। उन्हें महिला मंडल कहा गया। ये समूह गांव की महिलाओं और युवकों को क्षेत्रों में विकास का काम करने की प्रेरणा देता था। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका देश के विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं को वहां के लोगों की आवश्यकताओं, समस्याओं और संसाधनों की बेहतर जानकारी होती है। स्वैच्छिक संस्थाएं लोगों के समीप होती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं की प्रतिबद्धता और काम करने का अंदाज नौकरशाही या सरकारी तरीके से बिल्कुल अलग होता है। स्वैच्छिक क्षेत्र समस्याओं के लिए ज़्यादा खुला होता है, इसलिए वह ज़्यादा लचीलेपन से काम कर सकता है। वह आराम से पुरानी गलतियों से सबक ले लेता है। फिर स्वैच्छिक कामकाज कम खर्चों में भी चल सकता है। वे जब चाहे अपने खर्चे कम कर सकते हैं। उन्हें भारी नौकरशाही या सरकारी तामझाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जन कल्याण की भूमिका। संगठन उन अनाथ बालकों, विधवा महिलाओं, भिखारियों, अपंग व विकलांगों, रोगियों, श्रमिकों आदि की सेवा करते हैं, जिनसे प्राय सभ्य समाज दूर भागता है। हमारी परंपरागत सामाजिक मान्यताओं तथा मूल्यों के पतन के कारण मानव सेवा का कृत्य सरकारी दायित्व मान लिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जन कल्याण के कार्य तथा बाल कल्याण, महिलाओं के कल्याण, युवा कल्याण, वृद्धि एवं दुर्लभों का कल्याण, विकलांगों का कल्याण आदि ऐच्छिक अभिकरणों या संस्थानों के माध्यम से ही संभव है।
इसी कारण अपने अधिकांश सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम इन ऐच्छिक अभिकरणों या एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित करती है। ये अभिकरण जन सामान्य की मानसिकता को भली भांति समझते हुए उसी के अनुरूप अपनी कार्य संस्कृति विकसित कर लेते हैं, जबकि सरकारी संगठनों में व्याप्त नौकरशाही व लाल फीताशाही बहुधा जन कल्याण में बाधक सिद्ध होती है। सामाजिक नियोजन व नीति निर्माण में सहायक। ऐच्छिक अभिकरण सामाजिक नियोजन एवं सामाजिक नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षणों के अतिरिक्त ये संगठन सरकारी कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा अन्य सामाजिक अनुसंधान के कार्य भी संपन्न करते हैं, क्योंकि ये अभिरक्षण सामाजिक आर्थिक पर्यावरण को समझने तथा सामाजिक आवश्यकताओं का पता लगाने में उपयुक्त होते हैं। इन अभिकरणों द्वारा अनुसंधान करके निकाले गए निष्कर्ष पर ही सामाजिक नीति निर्भर करती है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की उपयोगिता तथा उनकी कमजोरियों की जानकारी भी सर्वप्रथम स्तर पर कार्य करने वाले ऐच्छिक संगठनों को ही होती है। सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन। एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें राष्ट्र में चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम निर्धारित करती है। सरकार की इन नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में ऐच्छिक संगठनों की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना में बार बार ये ध्यान दिलाया है कि सरकारी कार्यक्रम यानी कि सामाजिक विकास एवं सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों में जन सहभागिता बढ़ाने तथा इन कार्यक्रमों की क्रियान्वित सफलतापूर्वक कराने में ऐच्छिक अभिकरण या संगठन ही सशक्त माध्यम सिद्ध होते हैं। सामाजिक कानून क्रियान्वयन में सहायक। राज्य द्वारा देश में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने तथा सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया जाता है। इन कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए जन सहयोग आवश्यक होता है। ऐच्छिक संगठन संचार के विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से इस कार्य को संपन्न करते हैं। वास्तव में ऐच्छिक संगठन सामाजिक कानून को सामान्य जनता तक पहुंचाते हैं तथा उसके प्रति जनता में विश्वास पैदा करते हैं और परंपराओं को बदलने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार किसी भी सामाजिक समस्या की गंभीरता को आंककर ये संगठन उसके प्रति जनमत तैयार करते हैं तथा सरकार को नया कानून बनाने के लिए बाध्य करते हैं। परिवर्तित कानूनों में संशोधन करके उन्हें व्यवहारिक बनाने में ऐच्छिक संगठन सुझाव देते हैं। जन सहभागिता में वृद्धि करवाना। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में जन सहभागिता की दर निराशाजनक रही है। परिवार नियोजन, गरीबी निवारण तथा सामाजिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बने अधिसंख्यक कार्यक्रमों में जनता का सहयोग, समस्याओं का निवारण जन सहभागिता के बिना असंभव है। ऐच्छिक संगठन चूंकि जनता के दुख दर्दों में भागीदार रहते हुए तथा उन्हें जनता का पूरा सहयोग भी प्राप्त होता है, अतः वे इस प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इसी तरह जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं और तथा भावनाओं को आधार बनाकर सरकारी कार्यक्रम निर्मित हो तो निश्चित रूप से इनको अत्यधिक सफलता मिलेगी तथा ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। जब सरकारी कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न हो तो सरकारी कर्मचारी सामान्य जनता को कानून के डंडे से हाँकते हैं, जबकि ऐच्छिक अभिकरण प्रेम तथा सहानुभूति पूर्वक समझते हैं। यही कारण है कि सामाजिक कल्याण के अधिकांश कार्यक्रम एवं कार्य ऐच्छिक अभिकरणों को ही सौंपे गए हैं। वकालत पक्ष समर्थन। समाज की समस्याओं पर अपनी बात उठाना और उसके लिए काम करना, मसलन गाँव के गरीबों के हालात सुधारना, बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करना और फिर उन्हें फिर से बसाना, छोटे परिवार को अपनाने पर बल देना, पर्यावरण गिरावट
को रोकना, महिलाओं के हालात सुधारना, साक्षरता बढ़ाना आदि। सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता लाकर संगठन संस्थाओं के ढांचे में बदलाव लाने की पैरवी, संस्थाएं बनाने और जब जरूरी हो तो व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश, कुल मिलाकर बदलाव का हावी होना। स्वैच्छिक संगठन की समस्याएं। स्वैच्छिक संगठनों की निम्नलिखित समस्याएं हैं। फर्स्ट है, बड़ी संख्या में अनुदान सहायता मिलने के बावजूद ज़्यादातर स्वैच्छिक संस्थाओं को पैसे की कमी झेलनी पड़ रही है। उसकी वजह से उनके कामकाज पर असर पड़ रहा है। कभी कभी पैसे की कमी इतनी बड़ी रुकावट नहीं बनती, उसकी वजह से स्वैच्छिक संस्थाएं बीच में ही काम अधूरा छोड़कर दूसरा काम करने लग जाती है। सेकंड पॉइंट है, स्वैच्छिक संस्थाएं नेतृत्व की समस्या से जूझती है। जैसे ही उनके काम का दायरा बढ़ता है वैसे ही विशेष लोग संस्था को चलाने में जबरदस्त अधिकार हासिल कर लेते हैं। नई पहल करना और फैसले लेने कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है। तब बढ़ते केंद्रीकरण से कामकाज का लचीलापन प्रभावित होता है। फैसले लेने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चोट होती है। उससे नए नेतृत्व उभर नहीं पाते हैं। जाहिर है उससे टीम भावना पर असर पड़ता है। थर्ड पॉइंट है, अक्सर युवा कार्यकर्ताओं के विचार और चिंताओं को अनदेखा किया जाता है तथा कभी कभी पूरी तरह दबा दिया जाता है। उससे संस्था में गुटबाजी उभरती है। अनेक स्वैच्छिक संस्थाओं को दूसरी पंक्ति में नेतृत्व की कमी से जूझना पड़ता है। दरअसल कामकाज और फैसला लेने का तौर तरीका नया नेतृत्व उभरने से रोड़ा साबित होता है। उससे आगे संस्था को स्वस्थ तरीके से चलाने का माहौल भी नहीं बन पाता है। फोर्थ पॉइंट है, गांव के गरीबों के लिए कारगर संस्थाओं को विकसित करने की कोशिशें बहुत कम होती है। यही वजह है कि दशकों से ढेरी स्वैच्छिक संस्थाओं की मौजूदगी के बावजूद जमीनी स्तर पर संस्थाएं भर नहीं पाई है। बेहतर जमीनी संस्थाओं की गैर मौजूदगी से गरीबों को असल ताकत नहीं मिल सकी है। फिफ्थ पॉइंट है, कम वेतन और खास भविष्य जीविका की मंजिल सीमित होने से स्वैच्छिक संस्थाओं को बेहतर लोगों को लाने में दिक्कतें आती हैं। वे व्यावसायिक कौशल वाले प्रशिक्षित लोगों को अलग अलग तरह की गतिविधियों के लिए रख नहीं पाती। वेतनभोगी कर्मियों की भी अलग अलग सोच होती है। कुछ तो सचमुच पूरी प्रतिबद्धता से काम करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसे कुछ समय की मजबूरी मान कर चलते हैं। दूसरा काम मिलते ही वे चले जाते हैं। 6 पॉइंट है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्वैच्छिक प्रयास एक स्तर के नहीं है, वह भी भारी दिक्कत है। दरअसल राज्य के छोटे बड़े होने या आबादी से वहाँ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या तय नहीं होती। देश के अनेक भाग विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाओं की मौजूदगी बेहद कम है, इसलिए उनके विकास के लिए सरकार के पैसे का कारगर उपयोग हो ही नहीं पाता। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।